हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम नालसा रेगुलेशन 2010 के बारे में बात करेंगे। हम लोग जब से यूनिट 6 कवर कर रहे हैं, दैट इज लीगल सर्विसेज, इस पूरे यूनिट में हम लोग फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा यूनिट आपका फ्री लीगल एड के बारे में है कि फ्री लीगल एड क्यों दी जानी चाहिए, और इसमें हम लोग तमाम बातें कर चुके हैं, जैसे कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे है, हिस्ट्री में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से किसी को सपना आया और ये चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं है ना कहीं एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। तो उसमें हमने क्या देखा था, किंग ऑफ बेबीलोन दैट इज हम्मुराबी, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है और हमने उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक डील किया है। ये हो गई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात। फिर हमने इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करा। इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या बात करा कि क्या फ्री लीगल एड सिर्फ इंडिया में है, क्या फ्री लीगल एड दूसरी देशों में नहीं है। तो इसमें हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसके बारे में और तमाम और भी जो एग्रीमेंट्स थे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की और इस फ्री लीगल एड को हमने ह्यूमन राइट से लिंक करके पढ़ा। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आई। फिर उसके बारे में हमने बात की कि ये जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल नंबर 39A, इसके बारे में भी हमने बात की। फिर उसके साथ साथ हमने बात की कि ये जो लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, ये स्टेट दैट इज गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है। यहां पे हमने उस वाई को एड्रेस किया कि क्यों जरूरी है ये फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट, क्यों ये पूरे देश में गरीबों को ये सहायता मिलनी चाहिए। इन क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको आंसर किया है। तो हमने बहुत सारी चीजें इस यूनिट में खत्म कर ली हैं। एक तरीके से कहें तो इंपॉर्टेंट पार्ट जितने भी वाई वाले क्वेश्चन थे, वाई ऐसा क्यों, वाई हाउ, ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हमने एड्रेस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो, इसके पहले के वीडियोस, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन वीडियोस को पहले जाके देखिए। उन वीडियोस को मैं देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने इससे पहले वाले यूनिट 6 के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला वीडियो को आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे लीगल स्टडीज के, तो उसमें आप यूनिट 6 के सारे वीडियोज कवर अप कर लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो हम लोग जो फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या कोई रेगुलेशन से गवर्न है, क्या इसके ऊपर क्या कोई कानून है। अच्छा चलो, वो वकील कैसे सिलेक्ट होते हैं जो कि सरकार के तरफ से, जो कि सरकार उनको दे रही है, ठीक है, जो कि सरकार उस गरीब व्यक्ति को दे रही है जो कि केस नहीं लड़ सकता, वो वकील कैसे सिलेक्ट होते हैं, वो वकील को सैलरी कैसे मिलती है, वो वकील को रुपए कैसे देते हैं, क्या उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या वो वकील बीच में से केस विड्रॉ कर सकता है। इन तमाम चीजें, ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे ना जिसको कि हम आंसर नहीं कर पाए थे अभी तक, जिसको कि हमने अभी तक आंसर नहीं किया था इस पूरे यूनिट में, उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग अभी समझेंगे, उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग अभी डील करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला यूनिट है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल इन नेचर है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है इसमें, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ें, कैसे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में पढ़ें, ताकि थ्योरी में भी हम लोग जो उसका क्रक्स है वो क्रक्स हम लोग निकाल पाएं, सो दैट आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से उसे आंसर कर सके। साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटिव में कोई क्वेश्चंस आ जाए फ्री लीगल एड से रिलेटेड, तो मैं आपको साथ साथ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते चल रहा हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, दैट इज नालसा रेगुलेशन 2010। इन 2010 द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का क्या फुल फॉर्म है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नालसा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। So in 2010, the National Legal Services Authority of India adopted National Legal Service Authority, Free and Competent Legal Services। तो 2010 में क्या हुआ था, 2010 में ये जो बॉडी है नालसा, इसने अडॉप्ट किया था कि ये जो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज है, वही वाली बात कि जो फ्री लीगल एड वाली बात है, इसको 2010 में नालसा ने अडॉप्ट किया था।
regulation in exercise of its power under the section 29 of Legal Service Authorities Act 1987। अब मैंने आपको बताया था कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ये गवर्न करता है, किस चीज को गवर्न कर रहा है? फ्री लीगल एड के बारे में इस एक्ट में कहा गया है, ये तमाम चीजों को गवर्न कर रहा है। तो इसके जो सेक्शन 29 में लिखा गया है, सेक्शन 29 में बेसिकली फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज की बात की गई है, उसको कहीं ना कहीं नालसा ने अडॉप्ट किया है। नालसा अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाया करता है कि किस तरीके से चीजें आगे फॉरवर्ड होगी। क्लियर है? इसमें आपको इतना ही समझना है, ठीक है। मतलब इस वाले बॉक्स में आपको पर्टिकुलरली इतना समझना है। और जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कि नालसा का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। समझ में आ गया? The regulations are applicable to Legal Services Committee of the Supreme Court, High Court, State, District and तालुक। फिर यहाँ पे जो नालसा जो रेगुलेशंस बना रहा है वो रेगुलेशंस एप्लीकेबल है सुप्रीम कोर्ट में, जो लीगल सर्विसेज कमिटी है, हाई कोर्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इन सब में वो एप्लीकेबल है कि किस हिसाब से चीज़ें गवर्न होंगी, किस हिसाब से वो उनको एडवोकेट मिलेगा जिनको किसकी ज़रूरत है, ठीक है, किस हिसाब से फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, कैसे हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। तो इसको नालसा रेगुलेट करता है। नालसा समय समय पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जितने भी कोर्ट्स हैं इन तमाम कोर्ट्स को मानना पड़ता है। और इन कोर्ट्स में एक लीगल सर्विसेज कमेटी होती है जो कि इस फ्री लीगल एड का ध्यान रखती है कि ये बराबर मिलती रहे। तो उस कमेटी में ये नालसा की जो रेगुलेशंस है इस रेगुलेशंस को माना जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। Now, some broad features of regulation relevant in the context of the paper are as follows। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जो regulations है, जो नालसा की जो regulations है, इन regulations को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नालसा बेसिकली किन किन चीज़ों पे ध्यान देता है, नालसा कैसे चीज़ों को रेगुलेट करता है, इन regulations पे अब हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है लॉयर्स का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स, कैसे लॉयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि ये केसेस लड़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। The legal services institution is vested with the authority to invite application for legal practitioners with requisite professional experience to indicate the types of cases as they may be interested with। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लॉयर, जो भी एडवोकेट वगैरह होते हैं उनसे एप्लीकेशंस मंगवाई जाती है। जैसे आपको कोई फॉर्म भरना होता है तो हम लोग एप्लीकेशंस डालते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे एडवोकेट्स को क्या करना रहता है, वो लोग अपनी एप्लीकेशंस वो लोग वहाँ पे फिलअप करते हैं और वो कौन से केसेस उन्होंने मतलब प्रीवियस ईयर में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सी चीज़ में उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, लाइक फैमिली लॉज में, क्रिमिनल में, मतलब कौन से केसेस उन्होंने प्रीवियस में लड़े हैं जिसमें जीते हैं, वो तमाम चीज़ें उनको यहाँ पे बतानी पड़ती है। Now the panel shall be prepared by the executive chairman of legal service institution in consultation with, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस किसको दी जा रही है? ये एप्लीकेशन दी जा रही है पैनल्स को, ठीक है। तो पैनल में कौन कौन से मेंबर रहेंगे? वो पैनल में मेंबर रहेंगे बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, एक तो जो बार काउंसिल के जो बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो रहेंगे। फिर गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज पे मान लो अगर की अलग अलग कोर्ट्स होते हैं ना, लाइक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स है, तो हर जगह फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वकील लड़ रहा है वही जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेगा, ऐसा नहीं है ना। सबके वकील अलग अलग हैं, सबके एडवोकेट अलग अलग हैं। तो ये जो बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट है ये तो रहते ही रहते हैं। फिर इसके साथ साथ में क्या होता है, लाइक मान लो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है तो इसमें अटॉर्नी जनरल रहते हैं। मान लो अगर हाई कोर्ट की है तो इसमें एडवोकेट जनरल रहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की बात होती है तो इसमें गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट, the legal practitioner shall have 3 years or more of experience at bar for being considered for impanelment. The personal trait like competence, integrity, suitability and experience shall be given due consideration. Separate panels shall be maintained for different types of cases. अब यहाँ पे जो भी मतलब जिसकी भी एप्लीकेशंस आ रही है, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद सारी चीज़ें देखी जाती है, लाइक उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी इंटीग्रिटी, मतलब कहीं वो करप्शन वगैरह उन सब चीज़ें में तो
इंडल्ज नहीं है, क्या वो सूटेबल हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, और अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग एडवोकेट्स को चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई क्रिमिनल केस का ही सिविल केस में, मतलब हर हम देखते हैं ना हर चीज की स्पेशलिटी होती है। आप लोग भी जब एलएलएम करेंगे, ठीक है, मतलब आपका एलएलबी होने के बाद जब आप लोग एलएलएम करेंगे तो आप स्पेशलिटी में जाएंगे कि मुझे इस फील्ड में अपनी महारत हासिल करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है एडवोकेट्स को। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। Now the panel has to be reconstituted every 3 years without disturbing the work of panel lawyer already representing on ongoing cases। अब यहाँ पे ये जो पैनल बनती है, जो लॉयर सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो पैनल बन रही है ये हर 3-3 साल में बदलती है, ठीक है, हर 3-3 साल में बदलेगी और नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन जो पुराने लॉयर्स हैं जिनका ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वो वैसे के वैसे अपने केसेस लड़ेंगे, नहीं तो ऐसे बार बार लॉयर बदलेंगे तो कितनी ज्यादा माथापच्ची होगी, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि पैनल तो 3-3 साल में बदल रही है, लॉयर्स भी बदल रहे हैं, लेकिन मान लो मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है, मैं केसेस लड़ रहा हूँ। अब मान लो पैनल बदल गई है, लॉयर्स भी बदल गए हैं, तो अब मैं नहीं हूं उस पैनल में, लेकिन फिर भी जो मेरे ऑनगोइंग केसेस हैं उन ऑनगोइंग केसेस में मैं ही रहूंगा, उन ऑनगोइंग केसेस में मुझे ही वो केस लड़ना है, और जैसे मेरा केस खत्म होगा मेरा अब रोल पूरा खत्म हुआ, ठीक है। मुझे नए केसेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो मेरे ऑनगोइंग केसेस हैं उन ऑनगोइंग केसेस को तो मुझे खत्म करना ही है। In such cases where panel lawyer wishes to withdraw from a case entrusted to him shall communicate this to the member secretary and the latter may permit him to do so। अगर मान लो कि कोई लॉयर को बीच में से केस विड्रॉ भी करना है, कई बार ऐसा होता है लॉयर को केस मिल गया, वो केस लड़ रहा है, लेकिन बीच में उसको अगर विड्रॉ करना है तो वो किसको, वो मेंबर सेक्रेटरी जो हैं उस पैनल के, उनको वो लिखित तौर पे दे देगा, उनको कम्युनिकेट कर देंगे वो। और अगर मेंबर सेक्रेटरी बोल देते हैं कि ठीक है भैया तुम पीछे हट सकते हो, तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। Now the panel lawyer is barred from taking any fee, remuneration or other valuable consideration from any person for whom legal services rendered under the regulation or act। यहाँ पे क्या है कि वो जो लॉयर है वो किसी भी तरीके की फीस, रेन्यूमरेशन, कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, उनको सब गवर्नमेंट दे रही है, उनको सब स्टेट दे रहा है, उनको सब सरकारी खजाने से रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो किसी भी तरीके की फीस, कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स कुछ भी नहीं ले सकते हैं। द पैनल लॉयर मे बी विड्रॉन फ्रॉम अ केस or his name removed from the panel on account of non-performance of duties satisfactorily or for actions against the object and purpose of the acts or regulation। अब यहाँ पे क्या है, लॉयर्स को बीच में भी विड्रॉ कर लिया जाता है पैनल के द्वारा, ठीक है। मान लो कि मैं कोई केस लड़ रहा हूँ, अब उनको दिख गया है कि मैं जानबूझ के केस हार रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो पैनल खुद बोल देगी कि देखो भैया सिद्धार्थ तुमको हम रिमूव करते हैं क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो रिमूव भी किया जा सकता है, मैं खुद पीछे हट सकता हूं अगर मैं मेंबर सेक्रेटरी को लिखित तौर पे देता हूं और वो एक्सेप्ट करते हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ कोई गिफ्ट या कोई फीस नहीं ले सकते हैं। नाउ पेमेंट ऑफ द फीस। The regulations specify the rules regarding the payment of fees for panel lawyers, which shall be in accordance with state regulation without any delay on receipt of completion of proceedings for them। अब जो लॉयर्स हैं, जो पैनल्स में जो लॉयर्स हैं जो केसेस लड़ रहे हैं, उनको फीस कैसे मिलती है, उनको जो स्टेट के जो रेगुलेशंस रहते हैं उस हिसाब से उनको फीस दी जाती है। हर स्टेट के अपने अपने रेगुलेशंस रहते हैं, हर स्टेट का अपना अपना एक बेंचमार्क सेट रहता है, तो उस हिसाब से उस स्टेट में कितना है उस हिसाब से उनको फी मिल जाती है, ठीक है। और उनको कोई डिले वगैरह नहीं होता है, जैसी सारी प्रोसीडिंग्स होती है उन्हें उनकी फीस मिल जाती है। इट सजेस्ट दैट पीरियोडिक रिवीजन ऑफ the different types of services provided by the panel lawyer in legal aid cases, ठीक है। अलग अलग मतलब एक हार्मोनियम मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि बार बार इस चीज को रिवाइज किया जाता है, कि इन लॉयर की फीस को बार बार रिवाइज कर दिया जाता है ना, क्योंकि महंगाई वगैरह ये सारी चीजें देखना है, तो पैनल वो सब देख के और स्टेट रेगुलेशन उस हिसाब से उन चीजों को क्या कर सकते हैं, उन चीजों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ अब बारी आती है कि क्या सीनियर एडवोकेट भी केसेस लड़ते हैं फ्री लीगल एड के, इसको भी समझते हैं। The services of senior advocate may be availed if the chairman of legal service institutions form an opinion of that effect in case of great public importance where serious threats of life and liberty of applicant exist। अब यहाँ पे क्या है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी केसेस में आ जाते हैं, वो इसलिए आते हैं
कि जब कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा मतलब जहाँ पे ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है, मतलब बहुत सारे लोगों से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, पता है कि इसमें हमें एक सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसने अच्छे खासे केसेस जीते हों, तब हम सीनियर एडवोकेट्स को भी बोलते हैं। ये पैनल्स लोग खुद ही बोलते हैं कि यहाँ पे सीनियर एडवोकेट होंगे तो चीज़ें ज़्यादा सही होंगी। Now, the Legal Service Authority Act of 1987 provide free legal aid to certain category of citizens. अब ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, ये कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स को फ्री लीगल एड देता है। ये तो आप लोगों को पता है, पूरे यूनिट में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ कुछ सिटीजन्स को फ्री लीगल एड देते हैं। तो अब इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है, एक बार हम इस द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के प्रियम्बल को समझ लेते हैं कि यहाँ का प्रियम्बल क्या कहता है। द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट सेज एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू प्रोवाइड free and competent legal services to the weaker section of the society to ensure opportunity for securing justice are not denied to any citizens by the reason of economic or other disabilities, and to organize lok adalat to secure that the operation of legal system promotes justice on the basis of equal opportunity. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एक्ट का जो प्रियम्बल है वो ये कह रहा है कि इस एक्ट का माध्यम ही यही है कि सबको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, किसी को भी ऐसा नहीं हो कि किसी को जस्टिस नहीं मिल पाए क्योंकि वो गरीब है, मतलब उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो कोर्ट नहीं जा सकता है, उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो एडवोकेट के फीस नहीं दे सकता, इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको न्याय ही नहीं मिल पाए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ साथ में लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाए। ये लोक अदालत क्या करेगी कि वहीं ग्राउंड लेवल पे केसेस को निपटा देगी, कोर्ट्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, वहीं ग्राउंड लेवल पे चीजें निपट जाएगी। लोक अदालत क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो, और अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो वीडियोस है वो लोक अदालत पे ही है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको मैं बता दूं, लोक अदालत मतलब कोर्ट्स में नहीं जाना, मतलब एक तरीके से कहो तो ग्राउंड लेवल पे ही चीज़ों को सुलझा देना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब वकील वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है, लोग आपस में अपनी बात कह सकते हैं एक न्यूट्रल जज के सामने, वो जज उस हिसाब से चीज़ों को निपटा देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो अमीर है वो भी कोर्ट जा पाए और जो गरीब है वो भी कोर्ट जा पाए। सिर्फ बोलने में कि हमारे यहाँ सब लोग इक्वल हैं, सिर्फ बोलने से नहीं हो पाता, क्योंकि जो गरीब है उसको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको स्टेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमें गरीबों के लिए करना भी पड़ेगा। तो ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, ये वो काम करता है। Now, given the socio-economic changes in last decade, the preamble sets forth to the need of address the grievances of weaker section of society. यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम हमारी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, हमारी सोसाइटी को देखें, हम हमारी इकोनॉमिक को देखें, तो प्रियम्बल जो है, जो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल साफ साफ बताता है कि क्या नीड है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की क्या नीड है और किस हिसाब से काम आगे होना चाहिए। None should be denied justice for being poor or being disabled. The evils in social hierarchy should also not affect anyone seeking justice. यहाँ पे किसी को भी जस्टिस इसलिए डिनाई नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है, कि वो डिसेबल्ड है। सोसाइटी में सारे लोग इक्वल हैं और यहाँ पे स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्री लीगल एड दे पाए। क्लियर है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मोर और एवर इसमें चीज़ें थियोरेटिकल थी, बट तो भी हमने चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्म में करने का समझा है। और बेसिकली इसमें हमने ये देखा कि लॉयर कैसे सिलेक्ट होते हैं, सीनियर एडवोकेट भी होते हैं, इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है, नालसा का फुल फॉर्म क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, सो आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली आप लोग magnetbrains.com लिखिए गूगल पे और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे
क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, एक्स्ट्रा लर्निंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं तो क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। क्लास 12 पे जितने सब्जेक्ट्स पर वीडियोस हैं सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। जैसे ही आप मान लीजिए क्लास 12 लीगल स्टडीज़ पर क्लिक करते हैं तो क्लास 12 लीगल स्टडीज़ के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे एंड चैप्टर वाइज में भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। और अगर आप किसी और क्लास में जाके किसी और सब्जेक्ट पर भी देखेंगे वीडियोस के क्या फॉर्मेट है, तो यही फॉर्मेट रहेगा, दैट इज चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज रहेंगे। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को देखिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कोचिंग्स में भाई बहनों को बताइए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।